नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट माँ तुझे सलाम। हम एक दिवसीय महिला सम्मान नहीं करते, हम एक दिवसीय महिला आयोजन नहीं करते और एक दिवसीय महिला दिवस नहीं सेलिब्रेट करते। हम आपका परिचय लगातार करवा रहे हैं इंदौर की उन सशक्त नारी शक्तियों से जिन्होंने अपने दम पर अपनी आइडेंटिटी तैयार की, साथ ही समाज के सामने, मध्य प्रदेश के सामने और देश के सामने एक सबसे मजबूत उदाहरण के रूप में सभी के समक्ष सम्मिलित हुई। हमारे बीच मौजूद हैं आज डॉक्टर विनीता कोठारी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विनीता कोठारी जी के बारे में आपको बता दूं कि यूं तो अपने देश में पली बढ़ी, लेकिन पढ़ाई के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूके की तरफ रुख किया, परंतु जब विदेश धरा पर मन नहीं लगा, कहीं ना कहीं स्वदेश प्रेम का भाव लगातार जागृत रहा अंतर मन में। यही कारण रहा कि अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद विनीता जी ने वापस स्वदेश की ओर रुख किया और लगातार सेवा भाव से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। इनकी पूरी जीवनचर्या क्या है इनसाइड स्टोरी विनीता कोठारी जी की जानने के लिए देखते हैं। जी विनीता जी, कैसे देखती हैं पढ़ाई के लिए आप यूके गई पढ़ने के लिए? कैसा वो समय था, तब की पढ़ाई में, तब के कल्चर में क्या अंतर हुआ करता था? तो मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी थी पैथोलॉजी की जो इंदौर में अवेलेबल नहीं थी। तो वो सीखने के लिए पहले मैं मुंबई में केईएम हॉस्पिटल में लेक्चरर पोस्ट पे ज्वाइन हुई और वहीं से मुझे फिर मौका मिला यूके में गिलफोर्ड एक सेंटर है जो कि कैंसर सर्विक्स और कैंसर ब्रेस्ट के लिए बेस्ट सेंटर माना जाता है। तो मैं वहाँ फेलोशिप के लिए चयनित हुई और वो मैंने ज्वाइन किया। और जब मैं फेलोशिप कर रही थी उसी वक्त मुझे उन्होंने वहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए ऑफ़र दिया था। पर जैसा कि आपने कहा, मुझे किसी भी हालत में विदेश में रह के काम नहीं करना था, अपने ही देश में आना था, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। आपको बता दें कि विनीता कोठारी जी सेंट्रल लैब की सीईओ हैं, संस्थापक हैं। बिजनेस अपनी जगह पर है, परंतु सेवा भाव से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। विनीता जी, कैसे देखती हैं आज का युवा जब प्रतिभा पलायन करके विदेश की ओर रुख करता है और जब वहाँ पढ़ने के लिए जाता है तो वहीं रच बस जाता है? इसके ठीक विपरीत अगर आपको देखा जाए तो आप कुछ सीखने के लिए, कुछ बेहतर सीखने के लिए और अपने देश को कुछ बेहतर देने के लिए विदेश जरूर गई, परंतु अपनी प्रतिभाओं के साथ वापस आप स्वदेश लौटी और लगातार काम कर रही हैं। कैसे देखती हैं? तो ये तो आजकल अमूमन अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली में देखा जा रहा है कि बच्चे विदेश पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। बहुत कॉमन होने लगा। हमारे टाइम पे तो इतने लोगों को मौका नहीं मिलता था, लेकिन अगर वो वहाँ जाके वहाँ की अच्छी चीज़ें सीख के वापस अपने देश में आके और वो इम्प्लीमेंट कर दें तो देश के लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा उनका जाना। जी विनीता जी, इंदौर ही क्यों? मतलब इतने सारे महानगर हैं देश के नक्शे पर, आप किसी भी शहर को शायद चिन्हित कर सकती थी सेवा भाव के लिए, परंतु इंदौर ही क्यों चुना आपने? और कैसे बॉम्बे से कैसे इंदौर की तरफ आपका मूव हुआ? तो मैं बेसिकली इंदौर को ही बिलोंग करती हूँ और इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज से ही मैंने अपना एमडी पैथोलॉजी किया था। तो इसीलिए, और इंदौर तो इतना प्यारा शहर है कि मुझे पक्का है कि जो भी इंदौरी है वो कहीं भी जाता है उसकी इंदौर आने की एक इच्छा रहती है। पर मेरे केस में ऐसा था कि मैं बॉम्बे में, क्योंकि केईएम के बाद साइन हॉस्पिटल ज्वाइन हो गई थी और मैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में रीडर बन रही थी, तो वो एक अट्रैक्शन था कि वहाँ प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है और वहाँ और रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में पैथोलॉजी की एक स्टेट कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मुझे इनवाइट किया था एज अ गेस्ट फैकल्टी। कैंसर की एक स्पेशल जांच होती है साइटोकेमिस्ट्री, वो बोलने के लिए। और जब मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पर, तो मुझे हमारे यहाँ के जो कैंसर विशेषज्ञ उन्होंने बोला कि जो आप टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, अगर आप इंदौर में वो शुरू कर दें तो हम लोग को ट्रीटमेंट में बहुत मदद हो जाएगी। और वही सोचते हुए फिर मैं इंदौर में शिफ्ट हो गई
शुरू में कैंसर केयर ट्रस्ट मैंने ज्वाइन किया। आपको बता दें कि सेंट्रल लैब इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे सुव्यवस्थित लैब की गिनती में आती है, जहां तमाम साधन संसाधन हैं और ये बोला जा सकता है कि सबसे विश्वास पात्र है विनीता कोठारी जी। वहां बोला जा सकता है कि बिजनेस के तौर पर जांच नहीं की जाती, पैसे के लिए जांच नहीं की जाती, एक सेवा भाव की तरह आप कर रही हैं और ये है कि सबसे नॉमिनल रेट में वहाँ तमाम जाँच की जाती है। तो अन्य जितनी भी इंदौर में या मध्य प्रदेश में जितनी जो अन्य लैब हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि ये भी एक चुनौती है अपने आप में। तो ये तो सही है काफ़ी हद तक। जब शुरू में मैंने तय किया कि जो भी पेशेंट को मैं रेट चार्ज करूँगी वो जितना मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी खुद की आवश्यकताएं कोई बहुत अपरंपार नहीं होती है और एक फिक्स मार्जिन जो कि सस्टेनेबल हो हमारे लिए, वो करके भी काम किया जा सकता है। तो शुरू में तो ये डर था कि एसोसिएशन से बहुत खिलाफत होगी इस बात की कि जो उन्होंने रेट्स लिए उससे हम कम ले रहे हैं और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत निश्चित था कि डायग्नोस्टिक, क्योंकि रीढ़ है सही इलाज की, और डायग्नोस्टिक की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मरीज़ या तो वो जांच ना करा पाए और सही इलाज ना पा पाए। तो डायग्नोस्टिक की हमारी जो बहुत कॉस्टली टेस्ट पड़ते थे, मेरी कोशिश वही थी कि वो कम रेट में हो सके ताकि पेशेंट को एक्यूरेट डायग्नोसिस और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने विनीता जी। कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज होता है इलाज से नहीं परंतु जांचों से भागता है, क्योंकि वो जांच इतनी महंगी होती है कि उसे लगता है कि ठीक है ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, कल करवा लूंगा, परसों करवा लूंगा, और ऐसे करते करते बीमारी कब अपने घातक स्वरूप में पहुंच जाती है शायद ये मरीज और उसके परिजनों को भी पता नहीं चलता। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी सहूलियत है आपके माध्यम से कि बिल्कुल न्यूनतम दरों पे आपके सेंट्रल लैब में जो है जांचें उपलब्ध है और इजी गोइंग है। कैसे देखती हैं? तो ये सही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लैब ही कम रेट में चार्ज कर रही हैं जी। जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें रेट्स लो होते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन था कि लोग वहाँ पर जांच कम होते हुए भी वो महंगी जगह जांच करवाते थे और उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ दो तरह की पैथोलॉजी में कैटेगरी हो गई थी। एक चैरिटेबल जो कि सस्ता है लेकिन जिसकी क्वालिटी डॉक्यूमेंटेड नहीं है जी। और एक कॉर्पोरेट जो कि महंगा है लेकिन वो एक्रेडिटेड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कॉर्पोरेट फैसिलिटी देते हुए चैरिटेबल रेट ले लूं। तो यही एक कॉम्बिनेशन जो था, हाईएस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल रेट्स, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैंसर पे भी आपने बहुत काम किया है। कैंसर की जांच लोग नहीं करवाते थे और सीधे ही बोला जा सकता है कि ऑपरेट करवा के बस ठीक है अब इस हिस्से को बाहर कर देना ज़्यादा बेटर है, पर आपने लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया कि पैसों से मत भागिए, बहुत ही न्यूनतम दरों पे ये जांच होती है और जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बीमारी के तह तक नहीं पहुँचते हैं और उसे एक बड़े स्वरूप में बढ़ने देते हैं। जी। तो जब मैं इंदौर में आई और कैंसर की रिपोर्टिंग के बहुत कम डॉक्टर्स हुआ करते थे और रेट्स भी हाई थे, तो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हुए कि पेशेंट्स के पहले ऑपरेशन हो चुके होते थे लेकिन उनके पास उसकी रिपोर्ट नहीं होती थी। और जब मैं इसकी तह में गई तो समझ में आया कि छोटे गांव या छोटी जगह पे कम रेट में ऑपरेशन किए जाते थे और क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी महंगा था तो वो टिश्यू को फेंक देते थे, जांच के लिए नहीं भेजते थे। तो मैंने ऐसे सब डॉक्टर्स से बात करके ये जानना चाहा कि क्या रेट ऐसा कर दूं मैं कि उनको टिश्यू फेंकना ना पड़े, क्योंकि अगर हम टाइम पे डायग्नोस कर पाएंगे, अगर पहली बार में ट्यूमर पता पड़ जाएगा तो वो जान बचाने वाला इशू है। तो फिर जो रेट मुझे उस जमाने में 250 रुपये हिस्टोपैथोलॉजी सबने बोला कि कन्वीनियंट रेट है, जबकि 700-800 हुआ करता था, तो मैंने 250 ही कर दिया था। और उसके नतीजतन मैं करीब करीब मध्य प्रदेश के सारे
जगह से हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट करके जो। विनीता जी, कैसे देखती हैं आज हर क्षेत्र में महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रतिनिधित्व या नेतृत्व क्षमता, कुशल नेतृत्व क्षमता के साथ महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हों। ऐसे में आप भी समाज के लिए, इंदौर ही नहीं प्रदेश के लिए, देश के लिए एक सशक्त उदाहरण के रूप में सामने आई हैं, लगातार सेवा भाव से काम कर रही हैं। आपको भी खासा संघर्ष करना पड़ा होगा, शुरुआती दिनों में काफ़ी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा होगा। जी जी, तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर आप किसी भी चीज़ का जो कि एक रेट बना हुआ है और आप उससे कम चार्ज करने की कोशिश करेंगे, जो यूजुअल ट्रेंड है। नॉर्मली मैं जब आई थी तो बहुत ही रेयर कोई फीमेल प्राइवेट प्रैक्टिस में होती थी। अधिकतर फीमेल्स जॉब करती थी और मेल्स ही प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। तो सबसे पहला तो यही डिफरेंस हो गया कि एक फीमेल आ गई प्रैक्टिस में, और दूसरा वो लोगों के लिए कम रेट पे टेस्ट करने लगी। और तीसरा, जो इंदौर में कहीं भी NABL एक्रेडिटेशन नहीं था, जो हाईएस्ट क्वालिटी मानक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लेने के बाद भी लो रेट में करने लगी, जिसको कि माना जाता था कि अगर आप NABL लेंगे तो फिर आपकी रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें शुरू में तो लोगों को पसंद नहीं आई, खास करके हमारे जो पैथोलॉजी कलीग्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि डॉक्टर्स खुद, अधिकतर लोग मेरी ही लैब में टेस्ट कराते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में विनीता जी, कि जहाँ कमीशन खोरी के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, कि डॉक्टर्स के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ में जुड़ जाते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जो हैं हमारी पैथोलॉजी में आए जांच करवाने के लिए। परंतु आपने अपने आप को यहाँ भी भिन्न रखा, किसी भी हॉस्पिटल के साथ में आप जुड़ी नहीं और इंडिविजुअल काम कर रही हैं, स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। मतलब किसी की लाइन छोटी नहीं करनी है, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आपके अंदर है। कैसे देखती हैं? ये तो मैं आपको बोलना चाहूँगी और जितने भी दर्शक हैं उनको, कि अगर आप एक बार मन में ठान लो और अगर आप सामने वाले का भला सोच के कोई चीज़ ठान लो, तो हर चीज़ कितनी भी मुश्किल लगे वो एकदम आसानी से वो आप अचीव कर लेते हो। अभी मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अगर मैं आपको आज बोलूँ तो ये बहुत ही एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल बन गया अननोइंगली। बिल्कुल ठीक बात है। कोरोना का अगर समय देखा जाए, विनीता जी अपने दर्शकों को ही बताना चाहेंगे कि कोविड का जब पहला स्ट्रेन आया था, जब नया कोरोना महामारी देश में हमारे एंटर हुआ था, ऐसे में मरीज तो ठीक ही है, आम जनता तो ठीक ही है, परंतु जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी कर्मचारी थे उनके अंदर भी एक खौफ का माहौल था, क्योंकि जैसे हमारे लिए ये बीमारी नहीं थी, ठीक वैसे ही आप लोगों के लिए भी ये बीमारी नहीं थी, किसी ने इस पर रिसर्च नहीं किया था। तो वो दौर आप लोगों के लिए कैसा था? क्योंकि कर्मचारी भी कई सारे काम छोड़ के घर जा चुके थे, कि उनके घर वालों ने भी बुला लिया था कि रहने दीजिए, कुछ समय काम नहीं करना है, पता नहीं कैसी महामारी है, बचोगे नहीं बचोगे। ऐसे में सबको इकट्ठा करके रखना, टीम स्पिरिट दिखाना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जी जी, तो कोरोना के पहले जब स्वाइन फ्लू आया था जी, तो सरकार के अलावा सेंट्रल लैब भी एक लैब थी जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कर रही थी, और हमने स्वाइन फ्लू रिपोर्ट किया था। तो नेचुरली मेरे से उम्मीद थी सबको, सरकार को, खास करके हम कोविड में भी तुरंत ही काम पर लग जाए। और जैसा कि आपने कहा, कर्मचारी, क्योंकि बच्चे हैं ये सब 20 से 30 साल के जो टेक्नीशियंस होते हैं, तो उनके, और बहुत सारे लोग इंदौर के बाहर भी होते हैं, तो ये बहुत कॉमन था कि सभी के पेरेंट्स उनको वापस बुलाने लगे थे, और मुझे स्टाफ की बहुत किल्लत हो गई थी। तो डे 1 से ही, और उनके मन में एक भय था कि कुछ हो जाएगा, तो इसलिए डे 1 से मैं लैब में खुद 20 घंटे काम करती रही और उनको मोटिवेट करती रही। उनको ये भी लगा कि मैडम की एज हमसे इतनी ज़्यादा है, और अगर वो काम कर सकती हैं और उनको रिस्क नहीं लग रहा है या वो डर नहीं रही हैं, तो फिर हम भी आए। तो धीरे धीरे पहले 4, फिर 8, फिर 12, ऐसे करके स्टाफ फिर वापस से काम रिज्यूम करने लगे। शासन प्रशासन का कितना सहयोग उस दौरान आपके साथ रहा? क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, विश्वास पात्र लेब के रूप में सामने आई। कोविड के दौरान भी सेंट्रल लेब, घर घर भी टेस्टिंग आपके द्वारा चालू कर दी गई थी। आप लोगों ने वेन में रह करके और घर घर बोला जा सकता है कि टेस्टिंग की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई, और बाद में इसी चीज़ को शासन प्रशासन ने भी एक्सेप्ट किया और बड़े स्तर पर जो है कि लेब वगैरह में नहीं जाना है, किसी भी एक कैंपस
कैंपस में किसी भी ग्राउंड में आप लोग जा करके टेस्ट करवा सकते हैं। मतलब ये भी एक नया नवाचार आपके द्वारा इंदौर को दिया गया। जी जी, तो वो तो शहर के लिए इतना मुश्किल समय था कि हमारी पूरी कोशिश थी कि जितना कुछ हम कर सकें और जितने घंटे, मतलब 20 से 22 घंटे तो कम से कम हम सारे ही लोग, हमारी पूरी टीम काम कर रही थी, क्योंकि इतना प्रेशर था और इतनी रिक्वायरमेंट थी और गवर्नमेंट के ऊपर इतना लोड था कि गवर्नमेंट 3-4 दिन तक रिपोर्ट नहीं दे पा रही थी जी। और हम देख रहे थे कि बिना रिपोर्ट के पेशेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा था और कई लोग उसके कारण काफी सीरियस वो दौर तो विनीता जी ऐसा भी था ना कि लोग टेस्ट करवाने में भी डर रहे थे। ये था कि ठीक है, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, हम घर में ही काढ़ा पी लेंगे। मतलब एक अवेयरनेस की भी कमी थी लोगों में। आम जनता डर रही थी कि अगर हम लैब में जाएंगे तो हम पॉजिटिव ही होकर के बाहर आएंगे। तो वो वाकई में वो समय बेहद चुनौतीपूर्ण था आप लोगों के लिए भी। जी जी, बहुत चुनौतीपूर्ण तो था ही। और फिर इनिशियली तो हॉस्पिटल कुछ ही चिन्हित थे, बाद में बढ़ गए थे, तो फिर सारे आईसीयू से और करीब करीब सारे ही बड़े हॉस्पिटल और छोटे हॉस्पिटल के सैंपल भी हम टेस्ट करके दे रहे थे। तो हमारे लिए चैलेंज था कि हम कितने जल्दी से जल्दी बैचेस रन करके और रिपोर्ट टाइमली दे सकें ताकि पेशेंट को बचाए। कोविड का दूसरा स्ट्रेन भी जब आया विनीता जी, तब भी सिटी चेस्ट नया सभी ने सुना कि अब सिटी चेस्ट का भी टेस्ट करवाना पड़ेगा, इन्फेक्शन लेवल को ध्यान में रखते हुए कि इन्फेक्शन कहाँ तक बढ़ा हुआ है। ऐसे में भी सबसे न्यूनतम दरों के साथ में सेंट्रल लैब ने काम शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज वहाँ पहुँच रहे थे और बड़ी ही सहूलियत के साथ में अपना सिटी चेस्ट करवा रहे थे। तो ये सीटी चेस्ट एक मजबूरी हो गई थी और सीटी स्कैन और रेडियोलॉजी के एमआरआई वगैरह काफ़ी महंगे टेस्ट है। तो हमने डे 1 पे ही तय कर लिया था कि जो मिनिमम कॉस्ट में हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, ये पेशेंट की मजबूरी का फ़ायदा नहीं लेना है हमको, जितनी उनकी मदद कर सकें और हम भी सस्टेन कर सकें अपने सिस्टम को। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मतलब ठीक है, सेवा भाव है, परंतु हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चलाना है। आपके पीछे इतने सारे लोग आपके साथ रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो शहर ही नहीं बाहर से आपकी लैब के साथ जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं आपके साथ में। तो उन सभी लोगों के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए, ठीक है, हम एक नॉमिनल रेट में मरीजों के लिए सेवा कर रहे हैं। कैसे मैनेज करती हैं आप इन सब चीज़ों को? तो एक तो मेरे साथ ये है कि जो भी स्टाफ मेरे साथ जुड़ता है वो सालों साल जुड़ा रहता है जी। तो टीम को एक अंदाज है कि मैं किस तरह की वर्किंग में बिलीव करती हूँ। वो घड़ी देख के 9 से 5 वाले स्टाफ नहीं है हमारे। तो जब भी मुसीबत आती है, जब भी काम ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ कैंप्स होते हैं, तो स्टाफ खुद ही साथ में जोड़ के और एक परिवार जैसे एक्चुअली हम रहते हैं। और ये जो जज्बा है कि हमको इसको कमर्शियल एंगल से नहीं देखना है, हमको इसको मदद के एंगल से देखना है। आई थिंक इसके कारण मुझे मेरे स्टाफ के साथ काम कराने में बहुत। महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? महिलाएं कई बार जांच के लिए कभी भी लैब जाने को तैयार नहीं रहती हैं और कई बड़ी लंबी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। तो ऐसे में महिलाओं को अवेयर करने के लिए विनीता कोठारी जी आप क्या कर रही हैं? तो मैं आपको बताऊं कि अभी हमने एक मिशन लिया है, स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर जी। उसमें जैसे अब स्वच्छता में तो हम 5 बार फर्स्ट आई गए हैं। इस बार हमने सोचा क्यों नहीं स्वास्थ्य को उससे जोड़ा जाए, और उसमें हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस लिए हैं, मतलब हार्ट, डायबिटीज, किडनी, लिवर और प्रोटीन इम्यूनिटी, इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आपको मैं अभी तक एक पायलट स्टडी कर चुकी हूँ करीब 18,000 पेशेंट का। आपको सुन के आश्चर्य होगा और मुझे भी शौक लगा था डाटा देखते हुए कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम पकड़ में आई वो 40 to 50 ईयर्स एज में आई जी। और जो मैक्सिमम परसेंट जो फीमेल्स थी जी, 54% वर अफेक्टेड, दिस वाज 46% मेल्स। तो जो हमारा एक कॉमन धारणा है कि 50 के बाद आदमी बीमार होता है और दूसरा मेल्स को बहुत स्ट्रेस है और उन्हीं को जांच की जरूरत है, ये दोनों ही चीजें इस पायलट स्टडी में विपरीत पाई गई। और इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ कि जब हम 1 लाख से ऊपर मरीज इंदौर में कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत लर्निंग होगी कि हम
अपने समाज को और हम अपनी सिटी को कैसे हेल्दी विनीता जी, आपने स्वच्छ इंदौर के साथ स्वस्थ भी का नारा जैसे दिया, लगातार आप इस क्षेत्र में काम भी कर रही हैं। इंदौर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल जी से आपकी चर्चा भी हुई। क्या स्वच्छता की जो क्रांति, जो अलग इंदौर में जगह, जो लगातार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आ रहा है, 5वीं बार हम नंबर 1 आए, छठे के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि हमको छक्का भी लगाना है, क्या ये स्वच्छता की क्रांति से बीमारियों के स्तर में कमी आई? जो आदतन बीमारियां ज़्यादा होती थी, सफाई व्यवस्था के चलते उनमें गिरावट आई, क्योंकि आप लोग जो हैं बहुत ही गंभीरता से और बहुत नज़दीकी से इन आंकड़ों को पहचानते हैं। जी जी, तो स्वच्छता ने डेफिनेटली जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ का इंसिडेंस होता था, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, हैजा है, ये टाइफॉइड है, इन सब बीमारियों में भारी गिरावट है। तो ये बहुत ही मतलब एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ सिटीजन हुआ है हमारे स्वच्छ इंदौर के कारण। आपके साथ साथ आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपके स्टाफ हैं, वे स्वस्थ रहें, उनको कैसे आप अवेयर रखती हैं कि हम लोगों की जांच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो या आदतन जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, डायबिटिक हो जाना, ये जो इस प्रकार की जो बीमारियां होती, जो एक बोला जा सकता है कि अब कल्चर हो चला है कि 45 प्लस हुए तो ठीक है, डायबिटिक हम हो सकते हैं, कि हम शुगर पेशेंट हो गए, हार्ट पेशेंट हो गए। तो अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करती हैं? जी जी, तो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम दूसरों का करते हुए कई बार खुद का भूल जाते। तो जैसे ये दिवाली थी, तो कोविड में तो हम किसी के लिए कोई टाइम नहीं निकाल सके, और आई थिंक बिल्कुल भी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि 20-22 घंटे सबको ही काम करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये दिवाली आई और काम कम हो गया था, तो जो हमने लोगों को गिफ्ट दिए वो सब स्पोर्ट्स रिलेटेड जी। तो और मैंने कंपटीशन भी रखी कि कौन कितना खेलता है या अपनी हेल्थ के बारे में बताओ। और अब हम हर संडे पे संडे को इनको एनकरेज करने के लिए मैं भी इनके साथ दौड़ के, और हम लोग 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जैसे फिजिकली भी हम वर्क करें, रनिंग वगैरह, वॉकिंग वगैरह के लिए आपने इंस्पायर्ड किया कि थोड़ा बहुत अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि जांच करते करते हमें ही नहीं पता चले कि हम भी किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें हम बहुत रेगुलरली एंजॉय करते हुए ये काम करते हैं। आपने बीते दिनों इंदौर नगर निगम के भी कुछ कर्मचारियों का, महिला कर्मचारियों की जांच की थी, क्या था वो पूरा वाकया, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो ये जो स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर कैंपेन चल रही है, इसी में वही सारे टेस्ट हमने नगर निगम के करीब 4000 कर्मचारियों के किए जी। और उनमें भी शुगर का लेवल, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, किडनी की बीमारी काफ़ी पकड़ी गई, जो हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को सबमिट किया और वो उस पर एक्शन ले रही है। तो अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना था कि नगर निगम कर्मचारी हैं तो उनका फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा हो जाता है एक नॉर्मल पर्सन से, पर अगर उनकी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आ रही है तो डेफिनेटली उनके डाइट में कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, क्योंकि दिनचर्या तो उनकी ऐसी है कि मान लीजिए सुबह 8 बजे निकल गए हैं, हम इंदौर की सफाई व्यवस्था देख रहे हैं कि 24 घंटे काम करते हुए नजर आते हैं। हमने तो वो दौर भी देखा जब कोरोना के समय आम आदमी अपने ही लोगों को पहचानने से इनकार कर देते थे, हम किसी के साथ उठने बैठने को तैयार नहीं थे। ऐसे में इंदौर नगर निगम को, खैर रेड 9 टीवी सैल्यूट करता है कि इंदौर नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहा। इंदौर की सफाई व्यवस्था में छोटा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, लगातार सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही और नगर निगम के कर्मचारियों ने बहुत ही आला काम किया। बहुत आला जी। विनीता जी, आपने 5 लाख का एक उद्देश्य बनाया कि 5 लाख लोगों की टेस्टिंग आपको करनी है कि उनका हेल्थ कैसा है प्रेजेंट में, सामाजिक आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, और ये पायलट थ्योरी आप जो लेकर के आई, ये कैसे जहन में आया, कहाँ से आपको ये आइडिया आया? जी जी, तो मैंने तो सिर्फ सोचा था कि हम स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर करें, पर तुरंत ही मुझे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, हमारे नगर प्रशासक का, म्यूनसिपल कमिश्नर का, सबका तुरंत ही, और नेताओं का, सबका सपोर्ट मिला कि ये प्रोजेक्ट हमको करना चाहिए। तो जब तक के शासन अनाउंस करे और हम सब प्लानिंग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कैसे करें, जैसे अभी रिसेंटली खजराना मंदिर में जो बीपीएल वाले हैं उनका मंदिर खुद ही पेमेंट कर रहा है और वहाँ पर भी कैंप चल रहा है, और कलेक्टर साहब और प्लानिंग कर रहे हैं इसके लिए। तब तक कि मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो स्टडी में प्लान कर रही हूँ उसका एक पायलट करके देख लें कि वाकई
इतनी सब जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें कोई फाइंडिंग मिलती है या नहीं मिलती है, और वो शहर के किस तरह से काम आ सकती है। अभी लगभग कितने लोगों की टेस्टिंग हमने कर ली है? हम करीब 18,000 लोग टेस्ट कर चुके हैं, और अभी रिसेंटली शुरू हुआ था। तो इसमें मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। शुरू में हमने विभिन्न समाजों से संपर्क करके और उनकी टेस्टिंग की। तो जैसे जैन समाज ने अपने टेस्ट कराए, माहेश्वरी समाज में, तो ऐसे ही बोहरा समाज ने भी अपने टेस्ट कराए। अब यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि जो बोहरा समाज है उन्होंने करीब 5-7 साल पहले जब सैयदाना साहब आए थे तो काफ़ी लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ था जी। और उसका डाटा एनालाइज करके मैंने सैयदाना साहब को भिजवाया था। तो उस वक्त कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटी 57% जो बोहरा जिन्होंने टेस्ट कराया था उनके समाज के लोगों में पाई गई थी, और शुगर की भी काफ़ी एबनॉर्मेलिटी थी। तो उनको वहाँ से बॉम्बे से एक डाइटिशियन भेजी गई इंदौर मस्जिद में, जिन्होंने कि खाना पूरा चेंज कर दिया बेस्ड ऑन द हेल्थ चेकअप रिपोर्ट्स। और इस बार मेरे को बता के बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बार जब उन्होंने ये वाला स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर कैंपेन में पार्टिसिपेट किया तो जो 57% उनका कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल था वो इस बार सिर्फ 7% आया। जी। महिलाओं को जागरूक करने के लिए विनीता जी क्या कहना चाहेंगी? कई बार महिलाएं भले वो घर में काम करती हो या बाहर काम करती हो, कई बार अपनी सेहत से समझौता करती हैं, बच्चों का सेहत का ध्यान रखती हैं, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं, परंतु कहीं ना कहीं अपने स्वयं से समझौता करती रहती हैं। तो आप अपने बिहाफ पर क्या मैसेज देना चाहेंगी जो महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं उन्हें? तो जितनी भी महिलाएं हैं वो तो एक हर परिवार की धुरी तो महिला ही है जी। और आप अगर ये सोचते हैं कि आप सबको स्वस्थ रख दें लेकिन आप खुद पे ध्यान ना दें तो आप पे तो सब टिके हुए हैं। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी तो दूसरों के लिए कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि जो फीमेल्स में इवन जो हार्ट अटैक होता है वो नॉर्मल चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट नहीं करता, वो कभी सिर्फ घबराहट से कर देता है। और ये पाया गया है कि फीमेल्स बहुत लेट हॉस्पिटल आती हैं, वो इग्नोर कर देती हैं उसको नॉर्मल थकान समझ के। तो मैंने जैसे बताया स्वस्थ इंदौर में भी फीमेल्स का डाटा ज़्यादा एबनॉर्मल आया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें और वो टाइम को आप गिल्ट के साथ नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट समझ के उसको यूज़ करें खुद की हेल्थ पे। और आप ये भी मान के चलिए कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बच्चों के लिए आप छोड़ देते हैं, जब बच्चे बड़े होंगे जॉब पे जाएंगे और आप खुद अनहेल्दी होंगे तो वो बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी। तो हम जितना हेल्दी रहेंगे उतना ही फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, ये सोचते हुए भी खुद की हेल्थ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि सेंट्रल लेवल में ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रेफर करती हैं कि कैसे भी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जा सके। जब भी कोई पढ़े लिखी अच्छी लड़कियां, जब युवतियां आपके पास आती हैं, बच्चियां आपके पास आती हैं, तो आप यही प्रेफर करती हैं कि बच्चियों को सबसे पहले जॉब दिया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए, उन्हें नौकरी के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़े। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है विनीता जी। जी, मैं बहुत प्रेफर करती हूँ अगर मेरे पास कोई फीमेल स्टाफ आता है, अगर मुझे चॉइस हो तो मैं फीमेल स्टाफ को ही रखना चाहती हूँ। लड़कियों में एक एक्स्ट्रा सिंसियरिटी होती है और एक अडेप्टेबिलिटी भी होती है जो बचपन से सीखी होती है। तो लड़कियों के साथ काम करना और अच्छा काम करवाना मुझे ज़्यादा इजी लगता है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब डॉक्टर विनीता कोठारी को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा और आलम कुछ ऐसा हुआ कि बात थाने तक गई और थाने में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण, एक बेहतर मिसाल पेश की डॉक्टर विनीता कोठारी ने। मैम बताना चाहेंगे पूरा किस्सा क्या था हमारे दर्शकों को एक बार फिर से? जी, तो जब कोविड का बहुत टेस्टिंग का प्रेशर था और शहर को बहुत ज़्यादा कोविड के हमको करीब 3,000 सैंपल रोज टेस्ट करने पड़ रहे थे, तो यशवंत प्लाजा में की लैब में भी, ओमेगा में भी, गीता भवन में अलग अलग जगह हम टेस्ट कर रहे थे। अब नेचुरली मरीज़ों की इतनी रिक्वायरमेंट थी टेस्टिंग की कि मरीज़ यशवंत प्लाजा में भी रोज़ करीब 400-500 पेशेंट आते थे। तो किसी ने हमने उनके लिए एक अलग से रास्ता बनाया हुआ था और एंट्री और एग्ज़िट साइड से ही था। तो वहाँ के व्यापारी वो रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करते थे और सब इकट्ठे होके एक दिन
सब लोगों ने खूब शोर मचाया और थाने पहुंच गए कि मैडम यहाँ पे कोविड टेस्टिंग न करें। ये लोग करीब 100-150 लोग होंगे, और जब मुझे पता पड़ा कि ये शिकायत करने गए तो मैं खुद भी वहाँ पर गई। मैंने ये बोला कि अगर शहर को इस समय टेस्ट की ज़रूरत है, हमने सब पैसेज अलग बनाया हुआ है और हमने अलग अलग जगह मरीज़ को फैसिलिटी दी है, पर अगर मैं इस सेंटर को जैसा वो चाह रहे थे मैं बंद कर दूंगी तो ये 500-700 लोग टेस्ट कराने कहाँ जाएंगे, और अगर टाइम पे रिपोर्ट ना मिली तो हमें पता नहीं कि उनमें से कौन सीरियस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब हम सही होते हैं जीवन में तब हमें झुंड की ज़रूरत नहीं होती, आंकड़ों की ज़रूरत नहीं होती, संख्या की ज़रूरत नहीं होती है। सत्य हमेशा सत्य होता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि समाज को आईना दिखाने के लिए आप स्वयं अकेले ही उस दौरान काफ़ी थी, लड़ने के लिए भी और अपनी बात को सही साबित करने के लिए भी, कि समाज के लिए, इंदौर के लिए, स्वस्थ इंदौर के लिए उस दौरान कोरोना की लगातार जाँच होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ना जाने उसमें कौन बहुत ज़्यादा सीरियस हो, कोरोना पॉजिटिव हो, और ना जाने वो अपने से ना जाने कितने लोगों को पॉजिटिव उस दौरान करे, कितने लोग इन्फेक्शन से ग्रसित हो। ये बहुत बड़ा टास्क था। विनीता जी, और कोई ऐसा किस्सा अब तक के जीवन का जो आप बताना चाहती हो कि वो आलम कुछ ऐसा था कि आज भी जब वो दृश्य याद आता है तो हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है और मज़ा भी आता है? तो मैं काफ़ी नेशनल लेवल पे पैथोलॉजी में काफ़ी पोस्ट होल्ड करते आई हूँ, लेकिन जब मैंने रेट्स कम कर दिए थे तो एक दिन हमारी एक इंदौर की पैथोलॉजी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उसमें सडनली जो एक पैथोलॉजी के नेता थे वो स्टेज पे गए और बोलने लगे कि डॉक्टर विनीता कोठारी बहुत ही निंदनीय काम कर रही हैं कि वो कम रेट में लोगों की टेस्टिंग कर रही है। तो ये जब भी मुझे तब भी हंसी आ गई थी कि ईमानदारी को निंदनीय बोल रहे हैं जबकि पैथोलॉजी वालों को खुश होना चाहिए कि मैंने एक राह बता दी कि सब लोग मिलके पेशेंट की इस तरह मदद कर सकते। तो कई बार याद आ जाता है जब भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। खैर सही बात है कि ताली बजाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु उसकी निंदा करने वाले, उसकी आलोचना करने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। परंतु हम फिर कहना चाहेंगे आपसे कि आलोचना भी उन्हीं की होती है जीवन में जिन्होंने कुछ कर गुजरने की, जिनके अंदर इच्छा शक्ति है, क्षमता है और सकारात्मक ऊर्जा है, जो भली भांति हमें डॉक्टर विनीता कोठारी में नज़र आती है। तो ये थी विनीता कोठारी जी से हमारी विशेष चर्चा। एक नई शख्सियत के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर होंगे आपसे मुखातिब। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।